स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 में हमने प्रश्न नंबर 10 तक लघुत्तरी प्रश्नों का राजन सीरीज साइंस तृतीय प्रश्न पत्र में पढ़ा था। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को आप हेल्प करेंगे, जो सेकंड सेमेस्टर वाले एग्जाम देने वाले हैं उन्हें शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 11, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को समझाइए। यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलता है, वो भी नोट्स के साथ। तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, बिना पेड कोर्स आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को समझाइए। तो फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस को समझाइए। तो भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिनमें पदार्थ की आकृति, पदार्थ की क्या बनती है, शेप एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, परंतु इसके फलस्वरूप कोई नवीन पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण, पानी का बर्फ या वाष्प में परिवर्तित होना, पानी का बर्फ या वाष्प में परिवर्तित होना। इसकी आकृति बदल जाएगी, अवस्था बदल जाएगी, लेकिन इसका कोई नया पदार्थ बन रहा है, नहीं बन रहा है। पानी को आप बर्फ ही बना रहे हैं, तो बर्फ में भी क्या है, H2O है, बस क्या है, H2O के मॉलिक्यूल के बीच में इतना कंप्रेशन है, इतना संपीड़न है, इतना दबाव है कि वो बर्फ बन गया है। तो H2O मॉलिक्यूल के बीच में इतना प्रेशर है कि ये क्या हो गया, बन जाता है, ठोस बन जाता है। और अब इनके बीच में जब बल क्या हो जाएगा, जब ज़्यादा हो जाएगा, ये दूर दूर हो जाएंगे, तो इनको प्रेशर देंगे, तो ये जब दूर दूर हो जाएंगे तो ये क्या बनता है, वाष्प बन जाता है। तो इसी की वजह से देखिए इसका नवीन पदार्थ नहीं बनता है, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। नमक या चीनी का पानी में घुलना, नमक को आप पानी में घोल दीजिए तो पूरा नमक पानी में घुल जाएगा, ठीक है, और चीनी भी घुल जाएगी, लेकिन इसका कोई नया पदार्थ बन रहा है, नहीं बन रहा है। और पदार्थ का चूर्ण बनना, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या आएगा, केमिकल चेंज, ऐसा परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के बाद एक नवीन पदार्थ बन जाता है जिसके गुण मूल पदार्थ के गुणों से अलग होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नए पदार्थ को पुनः मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनमें आप किसी प्रोसेस के द्वारा या किसी भी एक्शन के द्वारा, रिएक्शन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। वो जो पहले अवस्था में था उस अवस्था को चेंज करके आप मान लीजिए रंग में परिवर्तन कर दिए, लाल था तो नीला कर दिए, ठोस था तो द्रव कर दिए, गैस था तो वाष्प कर दिए। तो इस प्रकार आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। उदाहरण, लोहे की कील पर जंग लगना। तो पहले क्या था, लोहा देखिए बिना जंग लगा हुआ और जंग लगना कितना अंतर हो जाता है। दूध से दही का बनना, दूध क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और दही क्या हो जाता है आपका, थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है, थक्का टाइप हो जाता है। तो दूध से दही का बनना, पदार्थ का जलना, दूध का फटना अथवा दूध का जमना, भोजन का पचना, लोहे की कील पर जंग लगना, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, परमाणु से आप क्या समझते हैं। तो एटम के बारे में पूछ रहा है। तो आप जो भी देखते हैं परमाणु, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम, तो मान लीजिए हमने सोडियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, सिलिकॉन ले लिया, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, नियान, यूरेनियम, थोरियम, स्ट्रोंसियम, जिरकोनियम, कुछ भी ले लीजिए। 100 लगभग 118 तत्व हैं आपके। तो 118 तत्वों में से जितने तत्व हैं, आप कोई भी तत्व ले लीजिए, तो किसी तत्व का सूक्ष्म अंश यानी कि सबसे छोटा अंश जिसका रासायनिक अस्तित्व हो, इसकी संरचना नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होती हो। इसकी संरचना क्या होती हो, नाभिक और इलेक्ट्रॉन से होती है मिलकर के। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नाभिक हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या है, एटम का, ये हमारा क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा। और इसी नाभिक के चारों ओर क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल चक्कर घूमेगा। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए, ये हमारा
यहाँ पे क्या होता है, नाभिक और न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। परमाणु का आवेश शून्य होता है, तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के क्या होता है, कट जाता है, यानी कि शून्य हो जाता है इसमें चार्ज परमाणु पर, यानी कि परमाणु उदासीन होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, हैजा रोग किस प्रकार फैलता है? उत्तर, हैजा रोग बहुत ही तीव्र संक्रामक रोग माना जाता है। यह रोग गर्मी के मौसम में अधिक फैलता है। गर्मी के मौसम में हैजा ज्यादा फैलता है। देश में समय समय पर इसका प्रसार महामारी के रूप में भी होता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों को समान रूप से प्रभावित करता है। यह जीवाणु विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कॉलेरी के कारण रोग फैलता है। तो जो हैजा का बैक्टीरिया नेम है क्या है, जिस बैक्टीरिया से होता है इसी के कारण होता है विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखिए, मलेरिया रोग किस मच्छर से प्रसारित होता है? इसके लक्षण बताइए। तो मलेरिया रोग एनाफिलीज नाम के मच्छर से प्रसारित होता है, यानी कि मलेरिया रोग जो एनाफिलीज मादा मच्छर होते हैं वही काटते हैं तो आपको मलेरिया हो जाता है। पहला देखिए इसके लक्षण क्या होते हैं। तो मलेरिया रोग के प्रारंभ में शारीरिक कमजोरी होती है, हाथ पांव में दर्द और सिर दर्द होने लगता है। दूसरा, इसके बाद अत्यधिक ठंड लगकर रोगी को ज्वर आता है। मलेरिया में क्या होती है, अत्यधिक ठंड लगेगी और आपको बुखार हो जाएगा, हाथ पैर दर्द करने लगेगा, शरीर में कमजोरी हो जाएगी, सर दर्द करने लगेगा। तीसरा, ठंड की अवस्था में रोगी की कपकपी आ जाती है, यानी कि सिर दर्द, बुखार और शरीर में कमजोरी, ठंडी लगने लगती है आपको और कांपने लगेंगे। यह अवस्था आधे घंटे से 2 घंटे तक रहती है, यानी कि एक से आधे घंटे से 2 घंटे के बीच में आप क्या रहते हैं, कंपाते हैं, सर दर्द, बुखार, शरीर कमजोरी ये तो महसूस होती लगती है। चौथा, उसके बाद ज्वर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। देखिए जो डिग्री सेल्सियस होता है ये, इसकी मात्रा, इसकी वैल्यू कम भी रहेगी ना तो ये फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगी, ये सेल्सियस का जो फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू बढ़ जाता है, और फ़ारेनहाइट से ज़्यादा भी क्या होता है केल्विन में। तो एक 1 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273 केल्विन होता है। तो वैल्यू बढ़ जाती है लेकिन उतना ही रहता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। पांचवा, कुछ समय बाद पसीना आता है और ज्वर उतर आता जाता है। पसीना आएगा और आपके बुखार पसीने के रूप में निकल जाता है। ज्वर उतरने के बाद भी जी मिचलाने एवं वमन की शिकायत बनी रहती है, जी मिचलाती है और उल्टी टाइप लगा रहता है। ठीक है। सातवां, इस प्रकार के ज्वर की शिकायत प्रतिदिन, दूसरे दिन तथा हर तीसरे दिन बाद होती रहती है। ये क्या हो जाएगा, हैजा का लक्षण। तो, मलेरिया के लक्षण। तो मलेरिया क्या होती है, एनाफिलीज नाम के मच्छर के काटने से होती है, और विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया के वजह से आपको हैजा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है, रासायनिक सूत्र के कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में बताइए। तो रासायनिक सूत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। तो रासायनिक सूत्र के प्रकार में देखेंगे तो देखिए, केमिस्ट्री जो पढ़े होंगे उन्हें आता होगा। रासायनिक सूत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, मूलानुपाती सूत्र। देखिए आपको याद करना पड़ेगा, जो केमिस्ट्री पढ़े हैं वो तो आसानी से इसे समझ लेंगे, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं थोड़ा उनको समझना चाहिए, 1-2 बार देखना से वीडियो समझ आ जाएगा। मूलानुपाती सूत्र, इम्पीरिकल फॉर्मूला। तो देखिए एम्पेरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, वह सूत्र जिसमें किसी यौगिक कंपाउंड, कंपाउंड क्या हो जाएगा, Na2CO3, ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। CaCO3 क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के, तो विभिन्न तत्व क्या है, सोडियम है, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसमें क्या है, कैल्शियम है, कार्बन, ऑक्सीजन, इसमें सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के सरल अनुपात का बोध होता है, उन्हें मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। देखिए जैसे ग्लूकोज के अणु में कार्बन, तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज के अणु में देखिए कार्बन 6 ठो है, हाइड्रोजन कितना है आपका 12 है,
एवं ऑक्सीजन कितना है 6 है का सरल अनुपात 1:2 है। तो देखिए 6 आपका क्या है कार्बन, तो 6 लिख दीजिए। 6 संबंधे 12 हाइड्रोजन है तो 12 लिख दीजिए। तो 12 संबंधे आप 6 लिख दीजिए। अब इसको सरल कीजिए। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 6 एकम 6, तो कितना आ गया 1 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में आपका क्या है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी को क्या कहेंगे, अतः इसका मूलानुपाती सूत्र CH2O है। फार्मूला आप पढ़े हैं C6H12O6, ये क्या है फार्मूला है, लेकिन इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, कितने अनुपात में है ये तीनों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी तीनों संयुक्त रूप से। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने अनुपात में है, तो 1 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 हटा देंगे, 1 का कोई मान नहीं है, 1 हटा देंगे। ऑलरेडी 1 को ये क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो CH के नीचे 2 और O क्या है O, तो ये क्या है CH2O, ये क्या है मूलानुपाती सूत्र है C6H12O6 का। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार और देख लीजिए। वह सूत्र जिससे किसी यौगिक या कंपाउंड के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के सरल अनुपात का बोध होता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। दूसरा देखिए, रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि पहला हो गया आपका इंपीरिकल फार्मूला और दूसरा हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आणविक सूत्र वह सूत्र है जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है, उसे आणविक सूत्र कहा जाता है। तो ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु हो, तो देखिए आणविक सूत्र क्या होता है, तो उसको जो एग्जैक्ट होता है, यानी कि इसमें अनुपात अनुपात नहीं निकालना है, सरल नहीं करना है। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 है, मान के चलिए C6H12O6 है, तो इसमें देखिए कार्बन के कितने हैं, 6 कार्बन है, तो 6 6 अणु है कार्बन के और 12 अणु हैं आपके हाइड्रोजन के और 6 अणु हैं आपके ऑक्सीजन के। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल है, यानी कि आणविक फार्मूला है। ठीक है, परमाणुओं से मिलकर के क्या बनते हैं आपके परमाणु, क्या होता है, जिस प्रकार सेल सबसे छोटा होता है उसी प्रकार ये परमाणु होता है। तो परमाणु से मिलकर के क्या बनता है, अणु बनता है। ठीक है, और सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है। तो इसी तरह इसमें चल रहा है। तो अब अणु से मिलकर के क्या बनेगा आपका, यौगिक बन जाएगा। ठीक है, विभिन्न अणुओं को मिला करके यौगिक बन जाएगा, यानी कि ये आपका बॉडी इसी टाइप का ये भी है। तो विभिन्न परमाणुओं को मिला करके, छोटे छोटे परमाणुओं को मिला करके अणु बनते हैं और बड़े बड़े अणु को मिला करके हम लोग यौगिक बनाते हैं। तो ग्लूकोज के एक अणु में, तो मान लीजिए ग्लूकोज का मैंने C6H12O6, ग्लूकोज का मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, इसको एक मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। तो एक मॉलिक्यूल के अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु एवं ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। इसका आणविक सूत्र C6H12O6 है। ठीक है ना, यानी कि इंपेरिकल फार्मूला हम लोग क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, जो भी उसमें सिंबल दिए रहेंगे इंपीरिकल फार्मूला में, यानी कि मूलानुपाती सूत्र में। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग क्या निकालते हैं, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला में उसके जो एक एक इंडिविजुअल्स हैं वो उनका हम लोग देखते हैं कितने हैं, तो उसको आणविक सूत्र कहते हैं। तीसरा देखिए, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला। संरचना सूत्र वह सूत्र है जिसमें यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या तथा उनकी एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था का बोध होता है, वह संरचना सूत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए CH4 है, तो मेथेन का आणविक सूत्र CH4 है। इसका आकार चतुष्फलकीय होता है। इसका आकार क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसका आकार क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और इसका आकार कैसे पता करेंगे, जब इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, संकरण करेंगे। तो जो CH4 होता है क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल शेप में होता है, यानी कि C हो गया और 4 जोड़ देंगे इसको, ऐसे एक 3 हो गया और नीचे 4। अब इसको हम लोग टेट्राहेड्रली शेप कैसे होता है, तो ऐसे टेट्राहेड्रल होता है, इसको ऐसे जोड़ करके हम लोग टेट्राहेड्रल शेप बना देंगे। एवं कार्बन परमाणु चतुष्फलक के केंद्र में उपस्थित होता है। देखिए यहाँ पे कार्बन परमाणु क्या है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है चतुष्फलक है, टेट्राहेड्रल शेप है,
उस टेट्राहेड्रल शेप के अंदर होता है कार्बन परमाणु। इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाते हैं। कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट। इसको क्या कहेंगे, मिनट कहते हैं। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये रहता है 29 और 2 ऐसे रहता है, इसको क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। तो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनते हैं। ये प्रैक्टिकली निकाला गया है, हम और आपके कहने से ये नहीं बना है। ये कैसे बना, ये केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ये प्रैक्टिकल करके निकाला जाता है, इसका प्रैक्टिकल होता है। और इसमें क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु अणुओं के बीच में क्या होता है, संकरण होता है। तो 3 प्रकार के आपके रासायनिक फार्मूला होते हैं। पहला आपका हो गया मूलानुपाती सूत्र, दूसरा हो गया आपका आणविक सूत्र, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका संरचना सूत्र। यानी कि वो संरचना बताना है कि चतुष्फलक है कि साइक्लिक है, ठीक है, कि अष्टफलकीय है कि चतुष्फलकीय है कि षटफलकीय है, ये आपको बताएंगे तो संरचना सूत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। नेक्स्ट प्रश्न 16 क्या है, प्रश्न नंबर 16 है अम्ल, क्षार व लवण को स्पष्ट करें। तो अम्ल या एसिड, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन क्या हो जाएगा, H2O वाले विलयन में। तो जलीय विलयन में क्या दें, जलीय विलयन में हमारा हाइड्रोजन आयन दें, यानी कि H प्लस आयन दें, H प्लस आयन देते हैं एवं हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई आयन नहीं देते हैं। यानी कि जब अम्ल वे पदार्थ हैं जिनको हम लोग जल में घोलते हैं तो वो H प्लस देते हैं, सीधा सीधा समझिए। और क्षारक यानी कि बेस किसे कहते हैं, वे यौगिक जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में क्या दें, हाइड्रोक्सिल आयन दें। यानी कि क्षार किसे कहेंगे, जिसको हम लोग जल में घोलेंगे तो OH माइनस देगा, ठीक है। यानी कि OH माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, उन्हें क्षारक या बेस कहलाते हैं। तो सीधी सीधी बात है, जो H प्लस देगा वो अम्ल, और जो OH माइनस देगा यानी कि हाइड्रोक्सिल देगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्षार कहेंगे। और लवण क्या होगा, साल्ट। तो धनायन, धनायन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो साल्ट किसे कहते हैं, जहाँ पे धनायन प्रायः धात्विक आयन जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम प्लस हो गया, ठीक है, कैल्शियम 2 प्लस हो गया, ये सब क्या होगा, धात्विक आयन तथा किसी अम्ल के ऋण आयन। तो किसी अम्ल के ऋण आयन चलिए हम लोग लेते हैं Cl माइनस। चलिए मैं ले लेता हूँ OH माइनस, ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं OH माइनस, ठीक है। ऋण आयन जैसे Cl माइनस, NO3 माइनस यानी कि नाइट्राइट है ये, NO3 माइनस, SO4 यानी कि सल्फेट है ये, SO4 माइनस आदि से बने यौगिक लवण कहलाते हैं। कुछ लवणों में धनायन धात्विक आयन न होकर कुछ परमाणुओं का समूह होता है। तो कुछ लवणों में धनायन धात्विक आयन न होकर कुछ परमाणुओं का समूह होता है, जैसे NH4, ये क्या है, अमोनियम साल्ट है। NH4 प्लस को क्या कहेंगे, अमोनियम साल्ट कहते हैं। और K2SO4, ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट है ये। NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड है ये, ठीक है। CuNO3 का ट्वाइस आदि लवणों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये सब क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, ये हायर एजुकेशन में पढ़ा जाता है, तब आपको ये समझ में आएगा। इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कहते हैं, साल्ट उसमें बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 क्या है, वायु प्रदूषण के स्रोत एवं दुष्प्रभाव बताइए। उत्तर, वायु जीवन का आधार होती है। वायु में गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य गैसें 0.07% होती है। यानी कि CO2 होती है 0.03% और अन्य गैसें होती हैं 0.07%। वायु में से सभी गैसें उचित अनुपात में रहती हैं। यदि किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा वायु में कम अथवा अधिक हो जाती है तो वायु का संतुलन बिगड़ जाता है। मान लीजिए ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया या नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया या CO2 ज़्यादा हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारे वायुमंडल में क्या होगी, अनिश्चितता देखने को मिलेंगी। और क्या होगा, परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज होगा, पर्यावरण परिवर्तन हो जाएगा और उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण के हम लोग क्या, स्रोत एवं दुष्प्रभाव। तो चलिए स्रोत इसके पढ़ते हैं। तो वायु प्रदूषण के स्रोत आप लोग बना करके लिख सकते हैं, वायु प्रदूषण के स्रोत। तो सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो वायु प्रदूषण मानव की गतिविधियों के कारण अधिक होता है। इसके साथ साथ बहुत प्रदूषण प्राकृतिक कारणों से भी होता है। अतः वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत,
धूल धक्कड़ मिट्टी, ठीक है। और वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत, मानवीय स्रोत में क्या जाएगा, CO2 NO2, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, अलाव जलाने से निकलने वाला धुआं, खेत को जलाने पराली जलाने से निकलने वाले धुएं, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, नहरों और जल शिविरों से निकलने वाले धुएं कह रहे हैं, उससे निकलने वाले विषैले गैस। वायु प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव हैं, तो वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव देखिए क्या होते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, और कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को क्या कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। यानी कि जो CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हमारे ब्रेन पर बहुत प्रभाव डालता है। ये भी क्या है, एक प्रकार का गैस जो वायु प्रदूषण में निकलता है। इससे व्यक्ति में कैंसर होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, कैंसर होता है, दमा होता है, क्षय रोग यानी कि TB होता है, आदि बीमारियां हो जाती हैं। बी, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि देखिए SO2 से क्या होता है, SO2 क्या करता है, गैस से मनुष्य के में फेफड़े संबंधी विभिन्न बीमारियां जैसे दमा खांसी आदि हो जाती है। तो ये SO2 भी क्या है, एक वायु प्रदूषण का गैस है। ये वायु प्रदूषण में SO2 निकलता है, जिससे दमा खांसी होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड CO के द्वारा आपको होता है, कैंसर होता है, दमा होता है और क्षय रोग होता है। तो ये देखिए वायु प्रदूषण के कितने नुकसान हैं। इसीलिए पर्यावरण को क्या रखना है, स्वच्छ और साफ रखना है। 100, कार्बन पदार्थों की अधिकता यानी कि C, कार्बन पदार्थों की अधिकता तथा धुआं से कैंसर एवं क्षय रोग हो जाता है। क्या होता है, कैंसर और क्षय रोग होता है। द ओजोन यानी कि O3 क्या होता है, ये ओजोन का ये आणविक फार्मूला है। O3 क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी को हमने अभी पढ़ा था, मॉलिक्यूलर, इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि आणविक सूत्र कहते हैं ओजोन को, O3। तो O3 के प्रभाव से आंखों के रोग होते हैं, सीने में जलन होता है, खांसी होती है, त्वचा कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। तो जो ये ओजोन परत है हमारे वायुमंडल में, वहां से अगर ओजोन परत में छिद्र हो जाता है तो सूर्य के प्रकाश से ओजोन बहुत मात्रा में पृथ्वी पर आने लगेगा, जिससे पृथ्वी पर जो लोग रहे हैं उनको त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर का प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर का प्रॉब्लम हो जाएगा, खांसी आएगी और सीने में जलन होगी और आंखों के रोग होंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है, प्रश्न नंबर 18 देखिए, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं, इसका दुष्प्रभाव भी बताइए 2020 में। अथवा जल प्रदूषण के मुख्य कारण लिखिए, ठीक है, जल प्रदूषण के मुख्य कारण लिखिए, अथवा जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं। चलिए हम पढ़ते हैं हम लोग। जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, जल में कई प्रकार के खनिज, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों एवं गैसों के निश्चित अनुपात से कम अथवा अधिक तथा अन्य अनावश्यक पदार्थ घुले होने से जल प्रदूषण हो जाता है। अब जल प्रदूषण के स्रोत देखिए, जल प्रदूषण के स्रोत, तो सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, जल प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत कारखाने हैं। कारखानों का कचरा, जिसमें पारे, पारे मतलब क्या होता है, HG, ये क्या है आपका, पारा मेटल है, एवं शीशे, ठीक है, के कार्बनिक यौगिक होते हैं, नदियों में बहा दिए जाते हैं। दूसरा, कीटनाशक भी जल प्रदूषण का स्रोत है। कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटनाशक पदार्थ जैसे एल्ड्रीन, DDT आदि पदार्थ वर्षा के जल के साथ बह करके नदियों में पहुंच जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। तीसरा, रेडियोधर्मिता भी जल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, जो रेडियोधर्मिता, जो एटम बम वगैरह बनाए जाते हैं जिन तत्वों से, उसी को हम लोग रेडियोधर्मिता कहते हैं। तो रेडियोधर्मिता भी क्या है, जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसका भी क्या है, जल प्रदूषण का एक स्रोत है। रेडियोधर्मी पदार्थ भी भूमि से जल प्रवाह में पहुंच जाते हैं। कच्चा पेट्रोल निकालते और भरते समय समुद्र में गिरकर बह जाता है और इस प्रकार जल प्रदूषित हो जाता है। तो उसके जल प्रदूषण के स्रोत हो गए। अब देखिए जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव, तो जल प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव होते हैं, तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो अवांछित
अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से कई भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। जल प्रदूषण से, ठीक है, जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधे तथा जंतु तो प्रभावित होते ही हैं, मनुष्य भी अत्यधिक प्रभावित होते हैं। प्रदूषित जल पीने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार, क्या कहेंगे टाइफाइड को, मियादी बुखार, पेचिस, क्षय रोग यानी कि टीबी, पीलिया आदि। तो प्रदूषित जल में कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु, प्रदूषित जल में क्या होते हैं, कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु, विषाणु एवं हानिकारक कृमि एवं उनके अंडे पाए जाते हैं, जो मनुष्य में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक सेकेंड सेमेस्टर वालों को आप क्या करेंगे, हमारे इस वीडियो को और लेक्चर को शेयर कर देंगे और टेलीग्राम जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना है, आपको फ्री कोर्स मिल रहा है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना। जय हिंद।